नमस्ते, स्वागत है आपका आफ्टर स्कूल क्लासेस में। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस व्यू, जो कि इसका पार्ट 1 मैंने बना चुका हूँ। अब ये पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में मेटल और नॉन मेटल इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और उनकी मतलब कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होता है, उस सब में डिफरेंस वगैरह भी। अब जो है यहाँ से करना था सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल, जो कि सेकंड पार्ट है इसका, अब एस चंद के बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसमें बताया क्या गया है कि जैसे अगर जो भी हमारा मिक्सचर है तो वो या तो सॉल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, या फिर कॉलोइडल हो सकता है ना। कॉलोइड्स हो सकते हैं। मतलब ये क्या बोला गया कि जैसे अगर कोई सॉल्वेंट ले लिया मैंने, जैसे कि पानी H2O, उसके अंदर जो सॉल्यूट डाला है, अब उसकी साइज कितनी है ना। पहला तो एक फैक्टर है साइज कितनी है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। एक तो है ना कि मतलब इसमें साइज का डिफरेंस भी होता है कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, कॉलोइडल में या कॉलोइड्स में जो है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में पार्टिकल्स की साइज होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो है 3 कैटेगराइज कर दिया है इसको मिक्सचर को, कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कॉलोइड्स क्या है। अब इस सब के बारे में डिटेल में क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जिसके अंदर मतलब कि जिसको अपन डिजोल्व कर रहे हैं, जैसे NaCl नमक, जिसको डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या है लिक्विड के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। या फिर इसको क्या कहते हैं आगे, डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो क्या हो रहे हैं, ऐसे पार्टिकल जो डिस्पर्स हो जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, तो वो वाले हमारे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। बाकी जिसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं, है ना, या सॉल्यूबल कर रहे हैं, या मतलब जिसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो हमारा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, एक तरीके से सॉल्वेंट, जैसे पानी, ठीक है, H2O। उस H2O के अंदर NaCl डाल रहे हैं ना, तो NaCl क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और बाकी जिसके अंदर डाल रहे हैं सॉल्वेंट, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब डिस्पर्जन मीडियम को अपन क्या कहेंगे, सॉल्वेंट रहेंगे। द सॉल्यूशन मेड बाय द डिसॉल्विंग द वेरियस सॉल्यूट इन द वाटर आर कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्या एक्वस सॉल्यूशन का नाम क्या दे दिया कि मतलब ऐसा कोई मिक्सचर जिसके अंदर जो बैकग्राउंड या फिर अपना जो डिस्पर्जन मीडियम था, है ना, वो जो सॉल्वेंट था वो हमारा पानी हो, H2O, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बाकी हम सॉल्यूट क्या डाल रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ भी डाल दो, NaCl डाल दो या कुछ भी कर दिया, है ना। जो भी हमारा सॉल्यूट है वो कुछ भी हो, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा फिक्स है ये, ठीक है, H2O। अगर पानी है तो उसको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्ट का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब अच्छा, ये वर्ड आया क्यों, है ना, एक्वस सॉल्यूशन का यूज क्या है। जैसे अगर कोई रिएक्शन वगैरह लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे H2 + O2 फॉर्म H2O, जैसे ये वाली रिएक्शन थी। अब इसमें क्या है कि जैसे ये वाली गैस है, ये गैस है, और यहाँ पे बना क्या, पानी, जो कि लिक्विड फॉर्म में। तो ये मैंने क्या लिखा, रिएक्शन के नीचे उस कंपाउंड का वो लिख दिया, स्टेट, है ना। तो ऐसे स्टेट लिखने के लिए कहीं कहीं पे किसी पार्टिकल्स के का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है, तो उसके नीचे लिख देते हैं AQ, सॉरी, है ना, एक्वस। तो ये क्या है, अपना सॉल्यूशन कैसा बन गया है, एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। मतलब उसमें क्या हुआ होगा, पानी के अंदर कोई चीज डिजोल्व हुई होगी, सॉल्यूट, और उसका एक्वस फॉर्म बन गया। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, सॉल्वेंट हमारा पानी के अदर देन पानी हो, मतलब है ना, कुछ भी हो, एल्कोहल हो गया, मीडियम डिस्पर्जन मीडियम जो है बैकग्राउंड वाला, वो हमारा क्या हो, एल्कोहल हो, या फिर कुछ भी हो, है ना, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर से बनता है, लेकिन वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। मतलब अगर हम पानी के अंदर H2O के अंदर NaCl मिक्स कर दें, सॉल्यूट मिक्स कर दें, तो क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस होगा। मतलब कहीं पे भी देख लो उसके पार्टिकल्स बराबर तरीके से मिक्स होंगे, है ना, इक्विवेलेंटली। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डार्क हो पानी, नमक डालने की वजह से, और यहाँ पे लाइट बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह सेम कलर रहेगा, मतलब इक्विवेलेंटली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अगर जैसे पानी, नमकीन पानी ले लिया, NaCl और H2O, तो यहाँ से अगर ऊपर का पानी पिया थोड़ा कम नमकीन था, नीचे का पिया ज्यादा नमकीन था, ऐसा नहीं होता है ना, होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के बाद इसमें लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसके बारे में बाकी पढ़ लेंगे डिटेल में, तो समझ में आ जाएगा क्या क्या मेन उसकी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। पहला पॉइंट बोला गया है, जो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसके सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर।
सेकेंड पॉइंट बोला गया है कि द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा छोटे सॉल्यूशन में रहते हैं, तभी क्या है वो होमोजीनियसली मिक्स हो पाता है, बिल्कुल इक्विवेलेंटली उसके अंदर पानी के अंदर या जो भी अपना सॉल्वेंट है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जिसकी साइज बताई गई है 1 नैनोमीटर के बराबर, मतलब 10 टू द पावर नहीं 1 इंटू 10 टू द पावर -9, ऐसा है ना, 1 है ना, और नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9, इतना मीटर। बाकी मीटर में भी यहाँ पे लिख दिया। ये इसका डायमीटर है पार्टिकल का, रेडियस हो जाएगी इसकी जस्ट हाफ, है ना, 0.5 लिख लो यहाँ पे। बाकी थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप के अंदर से भी अगर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन मतलब माइक्रोस्कोप से भी देखे ना तो इसमें NaCl के पार्टिकल नहीं ढूंढ सकते, इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl किधर है वो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो पानी के पार्टिकल के बीच में अपनी स्पेस बना लेता है ना, और इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाते उसके बीच में, तभी क्योंकि इसलिए उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा गया है। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर सो द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन, है ना। एक ये और चीज बताई गई है कि जैसे अगर कभी कोई सॉल्यूशन है जैसे H2O प्लस सैंड, है ना, मिट्टी का, ये क्या है वैसे हेट्रोजीनियस होता है ये वाला मिक्सचर, है ना। अब इसके अंदर क्या है, अगर इसमें मिला दिया है जैसे पानी के अंदर मिट्टी के कण डाल दिए तो वो नीचे जो है ना ज्यादा भारी मिट्टी जो है नीचे सेटल हो जाएगी, हल्के हल्के डस्ट जो है वो ऊपर हो जाएंगे। पहली बात तो वो वैसे ही सेपरेट आउट है उससे, है ना, मतलब होमोजेनियसली मिक्स है नहीं। तो उसको क्या है, अगर मैं कोई गिलास लेकर उसमें फिल्टर पेपर लगाकर, है ना, उस पानी को इसके अंदर डाल दूं तो फिल्टर पेपर क्या करेगा, सैंड को ऊपर ही रहने देगा, पानी सारा जो भी है डिप डिप करके या ड्रॉप करके नीचे अपना सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा, उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये ऐसा है ना नमकीन पानी के साथ नहीं हो सकता कि मैंने अगर एक वो ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया H2O प्लस NaCl का, और ये सोचा कि भाई इसमें जो है फिल्टर पेपर से अब इसको पास करके नमक को अलग कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। एवेपोरेशन से कर सकता हूँ लेकिन फिल्टर पेपर से नहीं। फिल्टर पेपर से उसी चीज को अलग करेगा जो क्या है सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, या फिर कह लो इनसॉल्यूबल या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। जो सॉल्यूबल है उनको ये अलग नहीं करता, ठीक है, सॉल्यूबल पार्टिकल्स को अलग नहीं करता। फिल्टर पेपर डज नॉट सेपरेट द सॉल्यूबल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी जो नॉन सॉल्यूबल है उन सबको कर देगा। अब द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, ठीक है, कि मतलब इसमें बोला गया है जो पार्टिकल्स हैं जैसे अगर पानी है ये बैकग्राउंड में, उसके बाद इसमें जो पार्टिकल्स डाले हैं सॉल्ट के NaCl के, वो इतने अच्छे खासे बराबर गैप पे है कि अब वो होमोजीनियसली मिक्स है, कहीं पे भी देख लो हर जगह बराबर मॉलिक्यूल है, तो ज्यादा रैंडम मोशन इतना तेज तेज नहीं करते, और वो क्या है स्टेबल है इसलिए। अब बाकी अगर यही पानी के अंदर मैं मिट्टी डाल देता तो वो क्या है आपस में एक दूसरे से पास पास भी बहुत होते हैं, कॉलॉइड होते होते उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ग्रेविटी की वजह से ये नीचे भी आते जाते, तो भारी पार्टिकल्स नीचे आ जाते, उसमें कुछ ऊपर रह जाते, तो ऐसा रह जाता। लेकिन इसमें क्या है ये सेटल डाउन हो रहा था, कौन, सैंड पानी के अंदर, लेकिन सॉल्ट जो है ना वो सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये सेटल डाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होमोजीनियसली मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं हो रहे रखने के बाद भी, थोड़ी देर स्टेबल रखने के बाद भी। 6th पॉइंट में बोला गया है अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, देखो इसमें बोला गया है कि इस टॉपिक को समझाने के लिए क्या है ना, एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। इसमें वैसे पहले मैं हल्का सा समझा भी देता हूँ इसमें होना क्या है, कि जैसे अगर सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो वैसे ही उसमें डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे, दिख ही नहीं रहे, तो अगर मैं इसमें से लाइट पास करूँ, ठीक है, इसमें लाइट पास करूँ सॉल्यूशन में से, तो पार्टिकल ही नहीं है, तो वो उसको अपोज मतलब वो भी नहीं करेगी, डाइवर्ट भी नहीं करेगी, जैसी लाइट थी वैसे निकल जाएगी, और पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, ऐसा। लेकिन यही अगर जो पार्टिकल अगर बड़े होते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में तो खैर होते नहीं, जैसे सस्पेंशन हो गए उसके अंदर क्या है पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, तो जैसे ही अगर मैं इस पर लाइट मारता ना तो क्या होता है ये इससे रिफ्लेक्ट होके इधर कंटेनर के अंदर फैल जाते, है ना। तो वो फैलने की वजह से इसका पाथ मतलब लाइट का जो है ना ग्लास के अंदर पाथ दिखाई देता, रास्ता दिखाई देता,
ठीक है, तो उसे अपन टिंडल इफेक्ट कहते हैं वैसे। ठीक है, जो इसमें बोला गया था कि अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, वैसे वो टिंडल इफेक्ट का पार्ट है, वो आगे अभी आएगा। ठीक है, तो इसका विजुलाइज भी एक बार दिखा देता हूँ 3D। ये रहा। तो जैसे अगर ये लाइट सोर्स, सॉल्यूशन एक गिलास में, दूसरे में कोलोइडल, और दूसरा तीसरा सस्पेंशन। अब इसमें अगर ये लाइट डाली जाए, ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन के अंदर लाइट नहीं दिख रही, बाकी कोलोइडल में दिख रही है, कोलोइड्स में दिख रही है, और सस्पेंशन में भी दिख रही है। ठीक है, इन दोनों में दिखेगी, कोई पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब इसमें दिखाता हूँ, देखो समझो। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है वो किस किस चीज़ों के टाइप मतलब मिक्सचर से बन सकता है। दोनों अगर सॉलिड हो तब, है ना, या फिर सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। अच्छा, कुछ सॉलिड सॉलिड के कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो, अब इसमें सॉलिड सॉलिड में क्या हो सकता है, जैसे एक तो अलॉय हो गए, जितने भी मेटल के अलॉय, है ना, जैसे अगर ब्रास वगैरह हो गया, जिंक और कॉपर से मिलकर बनाता है ना। ठीक है, ब्रास हो गया, जिंक और कॉपर से मिलकर बना होगा। और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसके तो वैसे इतने ही होंगे, अलॉय के अलावा और क्या ही बनेगा सॉलिड सॉलिड में तो। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड में क्या हो सकता है कि मतलब ये तो बहुत ही है ना, कि अगर H2O के अंदर अपन NaCl भी डाल लेते तो भी हमारा क्या हो गया, वो सॉलिड सॉल्यूट हो गया हमारा, और पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, है ना, लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड एंड लिक्विड ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर जैसे अगर थोड़ा सा पानी के अंदर या एल्कोहल के अंदर जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन डाला जाता है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड में, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, कि पानी के अंदर अल्कोहल डाल दिया या पानी के अंदर विनेगर डाल दिया, कुछ भी जो भी है, दोनों लिक्विड हो उसको मिक्स कर दिया। अब गैसेज एंड लिक्विड, गैसेज एंड लिक्विड में क्या है कि जैसे अपना कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, पानी के अंदर भी बहुत सारी गैसेज मिक्स होती है। ठीक है, H2O के अंदर हमारे क्या है, पानी के अंदर जो अपन पानी पीते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी गैसेज मिक्स होती है, एयर मिक्स होती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी आता है। समझे, अगर मैं इसको पानी को बॉइल्ड कर दूं, है ना, बॉइल्ड वाटर जो होता है ना, उसका टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एयर होती है वो गायब हो जाती है, एयर नहीं होती उसके अंदर, है ना, जो उसका जिसकी वजह से टेस्ट आ रहा था ना, जिस गैसेस की वजह से, वो गैसेस उड़ जाती है बॉईल करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो उसका टेस्ट भी गायब हो जाता है। बाकी सॉल्यूशन ऑफ गैसेस एंड गैसेस, ये दोनों गैसेस हो, जैसे अपना एयर हो गई, एयर के अंदर अपन हवा में देख के नहीं बता पाएंगे भाई इधर पड़ा हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ से सांस लेंगे, इधर कॉर्नर में पड़ा हुआ है, या इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी इधर जाके रिलीज कर देते हैं, है ना, जहाँ पड़ी हुई है वहीं पे। सब होमोजीनियसली मिक्स है पूरी एयर के अंदर, है ना, उसका जो कंपोजिशन है पूरा एक तरफ बराबर तरीके से फैला हुआ है एयर के अंदर। बाकी सस्पेंशन के बारे में क्या बताया गया है, दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फ्रॉम फॉर्म्स द सस्पेंशन, जो पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा, इनसॉल्युबल है, वो हमारा क्या आ जाएगा, सस्पेंशन के अंदर आ जाएगा। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्युबल ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस से सेपरेट आउट रहता है हमेशा सॉल्वेंट से। इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर सेपरेट थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, कि वो हमेशा अलग रहेगा, उसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर हमेशा उससे अलग रहेगा, उसका जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन भी होने लग जाते हैं, ये भी रहता है। जैसे एग्जांपल, पानी के अंदर चौक डाल दिया, चौक पाउडर, यहाँ पे मिट्टी वाला पानी, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और सैंड पेपर सस्पेंडेड इन द वाटर। ठीक है, कि सैंड पार्टिकल्स, सॉरी, है ना, सैंड पार्टिकल्स मतलब जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे पानी के अंदर सस्पेंडेड फैले हुए हैं, तो वो सब, आटा पानी के अंदर, ये सब। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के बारे में क्या बताया गया है। पहला, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर क्या है, अपने पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए क्या है, सस्पेंशन है। बाकी सेकंड बोला गया, द साइज ऑफ द सॉल्यूट इन द सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, देन इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर मतलब 100 इंटू 10 की पावर -9, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -9, जिसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -7 आ जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर -7 मीटर रहता है। बाकी मतलब ये देख सकते हैं नैनोमीटर में ही दिया है, तो इससे ये कंपेयर कर सकते हैं कि 100 टाइम्स बड़े हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल से। बाकी थर्ड पॉइंट ये बोला गया था, पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, कि पानी के अंदर मिट्टी पड़ी हुई है तो वो देख लेंगे, आराम से दिखाई दे जाएगी, क्योंकि पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। यही एक दो पार्टिकल अगर पानी के अंदर नमक का डाल दूं तो पता ही नहीं पड़ेगा कि भाई पानी में नमक भी डाला था या नहीं डाला था, यही मिट्टी का डाल देंगे तो पता पड़ जाता है ना। अब द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर अपने पास पता है भी इसके अंदर,
हाँ ये रहा, इसे दिखाऊं 3D, ठीक है। हमारा ग्लास छोटा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाकी इससे ऐसा पास कर दो, ऐसा पड़ गया 3D डायग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या है समझ लो, ऊपर वाला जो जार है ना ये वाला, इसके अंदर कुछ मडी वाटर है ना, मिट्टी भी है इसके अंदर। ठीक है, लिक्विड के अंदर इसके अंदर कुछ और नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। ठीक है, अभी तो बहुत कलाकारी करनी पड़ जाएगी, इससे अच्छा तो यही सही है। ठीक है, अगर आप समझ लो कि ये अब इसमें पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे पानी जो है ना वो तो नीचे पास हो जाएगा, लेकिन जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के अंदर ही बीच में अटक के रह जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो सॉल्युबल उसके अंदर है ही नहीं, इसलिए। फिफ्थ पॉइंट में ये बोला गया द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी है, वो एक दूसरे से टकरा भी जाएंगे और नीचे सेटल आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के लिए स्टेबल रखे रहो पानी को तो वो नीचे सेटल होने लग जाएंगे पार्टिकल्स उसके सॉल्यूट के, है ना, जो भी अनडिजॉल्व्ड है उसके अंदर। सिक्स पॉइंट ये बोला गया सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये अपन ने देख ही लिया कि भाई जो सस्पेंशन है वो लाइट को स्कैटर करने दे रहा है ना, बीम ऑफ लाइट को। उसके बाद कॉलॉइड्स के बारे में दिया हुआ है। कॉलॉइड्स में ये बोला गया है अ कॉलॉइड्स is a kind of solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspension। जो ट्रू सॉल्यूशन था और जो सस्पेंशन था उनके बीच में जो है पार्टिकल की साइज है तो वो हमारे कॉलॉइड्स में रहती है। ठीक है, कॉलॉइड्स की साइज जो है वो ना हमारे 10⁻⁻7 से बड़ी क्या कहते हैं छोटी होगी, और 10⁻⁻9 से बड़ी होगी, है ना, ऐसा कुछ। 1 नैनोमीटर से बड़ी और 100 नैनोमीटर से छोटी। अच्छा, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड्स, कुछ एग्जाम्पल जैसे सोप सॉल्यूशन। पानी के अंदर क्या कहते हैं वो डाल दो, क्या कहते हैं शैम्पू, है ना, शैम्पू का शैशे डाल दो तो उसमें भी क्या है वो पूरा इक्विवेलेंटली पानी गाढ़ा सा हो जाएगा। तो वो गाढ़ा हो गया ना, अब उसके अंदर ऐसा थोड़ी है पानी पानी दिख रहा था, उस शैम्पू का वो दिख रहा है ना मेन तो, है ना, झाग, मतलब झाग कह रहा हूँ या शैम्पू का जो भी अपना सोपी सॉल्यूशन है वो उसका दिख रहा है ना। तो गाढ़ा जो सॉल्यूशन बन जाता है वो हमारा कॉलॉइड्स की वजह से, क्योंकि जो शैम्पू थे ना उसके पार्टिकल थोड़े बड़े साइज के थे तो वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो होमोजीनियसली दिखाई दे रहे हैं, मिक्स हो गए थोड़ा सा, इतना ज्यादा अच्छे से बिल्कुल समझ लो हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस है ना, लेकिन वो क्या है होमोजीनियस जैसे दिख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसा है बिल्कुल बराबर तरीके से फैले हुए हैं ना, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको भी सेटल डाउन के लिए रख दो ना, तो थोड़ा थोड़ा लिटिल अमाउंट में तो क्या है वो भी सेटल होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत टाइम के लिए रख दो ना तब जाके इतना थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज दिखाई देगा, तो इसलिए इसको माना नहीं जाता कि वो सेटल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल क्योंकि वो पूरा होमोजीनियसली मिक्स हो गए ना, थोड़ा सा होमोजीनियस जैसा फील दे रहे हैं ना, बाकी है एक्चुअली में हेट्रोजीनियस। अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, है ना, कि मतलब जो स्टार्च ले लिया वो उसके पानी के अंदर डाल दिया, है ना, तो वो अपना क्या बन गया स्टार्च सॉल्यूशन बन गया। मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर कितने सारे प्रोटीन्स रहते हैं, है ना, कैल्शियम्स रहते हैं, कहते हैं ना, तो ये सब क्या है उसके अंदर डिजोल्व है उसके अंदर, है ना, और होमोजीनियस मतलब कॉलॉइड्स की फॉर्म में, क्योंकि उसका गाढ़ा कलर आ रहा है व्हाइट कलर। इंक हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर अपना क्या कर रहा है आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या क्या नहीं है ना, और जेली हो गई है, सॉल्यूशन ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। फर्स्ट, अ कॉलॉइड्स अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस। पहला ही पॉइंट ये आ गया कि ये होमोजीनियस जैसे दिखाई देते हैं लेकिन होते ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बॉन्ड बना के एक साथ चिपक के नहीं बैठे, उन्होंने पार्टिकल्स ने उसकी अंदर जगह नहीं ले ली, वो अभी भी उससे सेपरेट आउट ही है, लेकिन बस क्या है वो इक्विवेलेंटली फैले हुए हैं तो इसलिए होमोजीनियस से दिखाई दे रहे हैं। बाकी सेकंड पॉइंट ये बोला गया है द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द कॉलॉइड और द कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज बिगर देन दोज ऑन द ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा और सस्पेंशन से छोटा होगा, बस यही लिखा हुआ है ना, साइज भी बता दी। थर्ड पॉइंट में द पार्टिकल ऑफ द मोस्ट ऑफ द कॉलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल को कॉलॉइड्स के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इतने ज्यादा भी बड़े नहीं है ना, सस्पेंशन के पार्टिकल जितने बड़े नहीं है ना, इसलिए। बाकी फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ द कॉलॉइड्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ कॉलॉइड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। वो लिटिल अमाउंट में सॉल्युबल हो गए ना, इसलिए, क्योंकि अब वो मतलब होमोजीनियसली मिक्स हो गया ना, दिखने में तो होमोजीनियसली हो गया ना वो, तो इसलिए वो क्या है फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा, वो क्या है आधा उसमें से पास आउट हो जाएगा, आधा अलग रह जाएगा फिल्टर पेपर में, है ना, तो वो ढंग से उससे सेपरेट आउट नहीं होगा, तो फिल्टर पेपर से भी ये सेपरेट आउट नहीं हो रहा है कॉलॉइड्स। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, थोड़े से स्टेबल है, बाकी
द पार्टिकल ऑफ द कॉलॉइड डू नॉट सेपरेट ऑन द कीपिंग, है ना, कि रखने से भी वो सेपरेट आउट नहीं होंगे, वो पूरे इक्विवेलेंटली मिक्स रहेंगे उसके अंदर, है ना। 6th पॉइंट ये बोला गया, कॉलॉइड्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, है ना, कि वो उसके अंदर से जो भी लाइट है वो अपने अंदर से पास कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या देते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। यही बोला गया आगे, टू डिस्टिंग्विश अ कॉलॉइड फ्रॉम अ सॉल्यूशन वी डिस्टिंग्विश द बिटवीन द कॉलॉइड्स एंड द टू सॉल्यूशन बाय यूजिंग द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो दिखा रहा है तो वो कॉलॉइड्स होगा, नहीं दिखा रहा तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ऐसे ही पता कर लेंगे दोनों में डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट, द सॉल्यूशन which scatter a beam of light passing through it and render its path visible will be a colloid। जो क्या कहते हैं, लाइट की पाथ को दिखाए गिलास के अंदर तो हमारे कॉलॉइड्स होंगे, बाकी जो नहीं दिखाए वो हमारे सॉल्यूशन होंगे, है ना। द सॉल्यूशन विच डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, और अपना लाइट को पाथ को नहीं दिखाता, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यही अगर कॉलॉइड्स की क्लासिफिकेशन करी जाए तो पहला है सोल। सोल मतलब यहाँ पे डिस्पर्स फेस हमारा सॉलिड होगा और डिस्पर्स मीडियम जिसके अंदर डाला जा रहा है वो हमारा लिक्विड होगा। इंक हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, ये एग्जांपल दिए। सॉलिड सोल मतलब कि हमारा सॉलिड सोल में क्या है कि मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स पार्टिकल भी हमारे सॉलिड है ना। एरोजोल मतलब सॉलिड गैस के अंदर या फिर लिक्विड गैस के अंदर, मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल दे दिया इसका, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में से जो गैसेस निकल रही है वो, उसमें क्या है, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, सीधी सीधी बात है, कार्बन के पार्टिकल जो सॉलिड फॉर्म में है वो गैस में से निकल रहे हैं, गैस मीडियम है उनका, ठीक है। तो इसलिए इमल्शन मतलब इसमें बोला गया लिक्विड हमारा लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो, जैसे मिल्क, बटर, फेस क्रीम, ये सब। फोम है ना, फोम क्या हो जाएगी, लिक्विड के अंदर गैस है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, फॉर्म है ना कि अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर भी बहुत सारे आते हैं, लिक्विड फॉर्म वाले भी आते हैं, CO2 वाले भी आते हैं और एक फॉर्म वाले भी आते हैं, ठीक है। फॉर्म वाले उसके बाद सोप बबल्स, सोप बबल्स हो गए, शेविंग क्रीम्स हो गई, है ना, बियर्ड फॉर्म हो गई, बियर फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है, ठीक है। वैसे इसमें समझ गया ना, ये बियर फॉर्म्स भी वैसे वो रहता है कि भाई बियर जो है ग्लास के अंदर डाल देते तो उसकी जो झाग बन जाती है ना ऊपर, वो बियर फॉर्म है ना, ठीक है। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में बोला गया है अगर मीडियम हमारा सॉलिड है बाकी डाला उसके अंदर गैस जा रहा है। इंसुलेटिंग फॉर्म, फॉर्म रबर, स्पॉन्ज, बियर, ये सब है ना। इस स्पॉन्ज में भी क्या होता है, अपना पूरा सॉलिड है उसके अंदर गैस के पार्टिकल है, इसलिए वो स्पंजी सा रहता है ना। बाकी सबको अलग से नेट से सर्च कर लेना, थोड़े बहुत डिटेल में और समझ में आ जाएगा कैसा दिखने में 3D, है ना। जेल, जेल में बताया गया कि मीडियम हमारा लिक्विड होना चाहिए और पार्टिकल हमारा सॉलिड होना चाहिए, कंटिन्यू नेटवर्क ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। जेलीज हो गया, जिलेटिन हो गया या हेयर जेल हो गया, ये सब जिलेटिन वगैरह ये अपना उसमें जेली वगैरह बनाने में भी यूज करा जाता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है ये बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी नापने का फॉर्मूला अलग था, एक चीज और बताता हूँ, देखो इससे जल्दी से खत्म करता हूँ। सॉल्युबिलिटी नापने के लिए था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, लेकिन अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन बताना है तो कंसंट्रेशन बताने के लिए सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर कितना है ये देखना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। नीचे सॉल्यूशन आता है, इसमें सॉल्वेंट आता है, सॉल्युबिलिटी, तो कंफ्यूजन मत हो जाना इसके अंदर। बाकी कि हम इसमें क्या डेफिनेशन दी है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में, है ना, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए, सॉरी सॉल्वेंट में, है ना। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो हमारा क्या देगा, कंसंट्रेशन देगा। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन द मिलीमीटर, अच्छा इससे ऊपर एक रह गई, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम परसेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मेरा मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है लेकिन नीचे जो सॉल्यूशन है वो हमारा 100 ग्राम है इनटू 100, तो 100 से 100 गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट के। तो यही बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा अगर 100 ग्राम हम सॉल्यूशन ले ले तो। समझ आ गया। दूसरा इसमें, अच्छा ये तो हो गया मास लेकर सब कुछ कर दिया, अब एक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी एक डेफिनेशन दी हुई है, उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब ये बताया था, साफ हो गया। हाँ, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन द मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। कि अगर सॉल्यूशन हमारा नीचे
ये 100 ml है, तो ऊपर जितना भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा इनटू 100 करेंगे तो 100 से 100 कट, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ जाएगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। किसमें आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट? मिलीलीटर में, है ना। अच्छा, इसके बाद है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये बड़ा काम का है। ये क्या चीज है वैसे, जैसे अगर इसको उससे दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन से, बढ़िया डायरेक्ट के डायरेक्ट हाल के साथ। ठीक है, जैसे अब ये नीचे पानी है, ठीक है, अब इसमें अपन ने ले लिया NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये NaCl को ऐसे इसमें पानी के अंदर डिसॉल्व करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर अभी तो डिसॉल्व हो रही है, तो अभी ये जो सॉल्यूशन बन रहा है गाढ़ा होते जा रहा है ना, डेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही होगी क्योंकि सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व होते जा रहा है। तो अभी जब तक डिसॉल्व हो रहा है तब तक ये सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड। लेकिन यही अगर मैं और डालते जाऊं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन भी देखोगे तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें अभी भी और डालते जा रहा हूँ, कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये कंसंट्रेशन भी जो है ना पूरी कहीं पे भी नाप लूँ, इस कॉर्नर में नाप लूँ या ऊपर कहीं पे नाप लूँ, हर जगह बराबर आएगी। ठीक है, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, अब ये लगभग अब बस होने ही वाला है वैसे, है ना। ये हो गया, थोड़ा सा पानी और डाल देता हूँ, अब वापस चालू करता हूँ। अभी तक अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अब ये सैचुरेटेड हो गया। अब देखो नीचे जो पार्टिकल्स है ना वो अब आगे मिक्स नहीं हो रहे, तो यहाँ पे लिखा आ गया सैचुरेटेड, क्योंकि सॉल्यूशन अब क्या बन गया है, सैचुरेटेड हो गया है। अब उसके अंदर जितने अमाउंट ऑफ नमक का होना था मिक्स, वो हो गया। अब इसकी समझ लो क्षमता खत्म हो गई कि अब ये पार्टिकल्स को और डिसॉल्व नहीं कर सकता अंदर। तो ये क्या हो गया, अपने पार्टिकल्स इसके अंदर अलग हो गए। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं ना तो और NaCl इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने का सिस्टम तो है नहीं। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसमें पानी उड़ा दूं, इवेपोरेट कर दूं, तो क्या होगा ना, जो इसके अंदर पानी था वो उड़ गया। ठीक है, उड़ गया, तो जो पानी उड़ गया तो उसके जो पार्टिकल जो एक्स्ट्रा सॉल्यूबल थे वो अलग से वापस से सॉल्यूट की फॉर्म में अलग से होते आ रहे हैं, ऐड ऑन होते आ रहे हैं। देख लो सॉल्यूट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट ये बढ़ते गए और फुल हो गए। अगर यही मैं पानी बढ़ा दूंगा तो वही सॉल्यूट जो अभी मतलब अनसॉल्यूबल हो रहे थे, है ना, वापस से निकल रहे थे प्रेसिपिट क्रिस्टल की फॉर्म में, वो अभी पानी डालते ही उसमें अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व होने लग जाएंगे और ऐसा। ठीक है, ये हो गए लगभग 5-6 पार्टिकल और रह गए। अगर थोड़ा सा भी चालू करा लो, अब ये खत्म ही होगा और वापस से पानी को इवेपोरेट करूंगा, है ना, एक, अब ये वापस से पार्टिकल अलग होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना थोड़ा सा ओवरव्यू। तो बस यही इसमें बताया गया है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाए बिना जब तक मैं सॉल्यूट डाल सकता हूँ और डाल सकता हूँ तब तक वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। लेकिन जैसे यह सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कि उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा उसी टेम्परेचर पे पर्टिकुलर, लेट कर लो 20 डिग्री सेल्सियस तक उसी टेम्परेचर पे, तब वो सैचुरेटेड कहलाएगा, है ना, कि मतलब उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक चीज और है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बन जाता है। उसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था, उसके अंदर पानी मैंने ले लिया, H2O ले लिया 100 ग्राम, सॉल्यूट NaCl जो था ना वो डिसॉल्व हो गया 38 ग्राम। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, 21 डिग्री कर दिया, और इसके अंदर पार्टिकल्स कर दिए 38 की जगह 39 ग्राम NaCl के, 39 ग्राम, और अब वापस से टेम्परेचर लो करके 20 डिग्री पे ले आया मैं। अब क्या होगा, वो एक पार्टिकल, 1 ग्राम पार्टिकल इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा नहीं और वो सॉल्युबल हो जाएगा उसके अंदर, है ना। अभी वो वापस से ठंडा होने पे क्या हुआ, अलग से सेपरेट आउट नहीं हुआ। वैसे क्या होता है, अगर मैं ये बीकर लिया, इसके अंदर मैंने पानी ले लिया H2O, ढंग से समझना, बहुत अच्छे से गहराई से, बिल्कुल नहीं समझ में आया वापस से रिपीट कर करके 10-10 सेकंड पीछे करके देख लेना, है ना। अब इसके अंदर क्या है, NaCl मैंने डाल दिया, ये 100 ग्राम है, 20 डिग्री सेल्सियस पे अभी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 38 ग्राम डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर लेट कर लो बहुत ही बढ़ा दिया, मैंने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और 38 की जगह 48 ग्राम डिसॉल्व हो गया, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अभी ये भी आगे चीजें है ना, फैक्टर्स। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ गई,
अब इसके अंदर और नमक घुल गया, लेकिन मैं वापस से अब इसको 50 से वापस जब इधर ले जाऊंगा ना, तो ये क्या होगा, वापस से इसमें सॉल्युबिलिटी 38 करेगा। मतलब 10 ग्राम जो एक्स्ट्रा डाला था ना, वो क्या है, अनसोल्यूबल होके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में वापस से सेपरेट आउट हो जाएगा। समझे? तो इससे क्या हुआ, मेरा टेम्परेचर कम करने से कुछ सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सुपर सैचुरेटेड में जैसे अगर मैंने H2O लिया था 100 ग्राम और NaCl लिया था, इतनी मेहनत लगती है पूरी वीडियोस बनाने में, NaCl लिया था 38 ग्राम, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब 100 ग्राम में अभी तो ये सॉल्यूबल है NaCl 38 ग्राम, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 21 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 39 ग्राम हो गया। और वापस से फिर मैंने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो अब जो 39 ग्राम उसके अंदर डिजोल्व हो गया था ना, तो 38 ग्राम ही है, 39 ग्राम ही रहा उसके अंदर। 1 ग्राम जो है ना सेपरेट आउट नहीं हुआ, नॉट सेपरेट, ठीक है, जो भी है। अब ये जो है ना सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा फिर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें बताया गया है हीटिंग का और कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। अगर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, अगर उसको हीट कर दे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दे, तो इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि पार्टिकल सॉल्यूबल हो जाते हैं उसके अंदर, सॉल्यूबल हो जाएंगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यही अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल है ना पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन उसको ठंडा कर दिया, ठंडा करने से क्या होगा, जो उसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व हुआ था गर्म करने से एक्स्ट्रा, वो उससे सेपरेट आउट हो जाएगा और क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे अलग से निकल जाएगा पानी के अंदर, है ना, पानी में अलग सेपरेट आउट हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी के बारे में ना। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में ये बोला गया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in the 100 ग्राम of solvent at a particular specific temperature। solute solubility की वजह से मैंने है ना फॉर्मूला पहले ही बता दिया। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो कितना इसमें बोला गया है 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 गया, तो सॉल्युबिलिटी किसके बराबर आ गई, मास ऑफ सॉल्यूट के। तो यही बोला गया है कि विच कैन बी डिजोल्व इन द, मतलब कितना उसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, वही हमारी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर क्या करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो पहला बताया गया द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस एज फॉलो। पहला, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, ये और चीज है गहराई से समझने की बात, थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं। हाँ, अब इसमें ये और बोला गया सॉल्युबिलिटी भी है ना किस किस चीजों पे डिपेंड कर, मतलब किस किस चीजों की होती है। हमारा जो मीडियम है वो हमेशा लिक्विड होगा, डिस्पर्स मीडियम। अब डिस्पर्स पार्टिकल जो है ना वो हमारे यहाँ तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। पहला सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात चल रही है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाली लाइन के लिए, रेड वाले के लिए सॉलिड इन लिक्विड। अब इसमें बोला गया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, एंड डिक्रीज ऑन द डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, अभी भी इसी की सॉलिड इन लिक्विड की बात चल रही है, रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ठीक है, जो भी है, पहला और दूसरा ये हो गया। अब उसके बाद है अपना गैसेज एंड लिक्विड के लिए थर्ड पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड यूजुअली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है, ठीक है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा दो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यही अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, समझे। अब ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर पानी के अंदर
H2O के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है, ठीक है, लेकिन मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, आग लगा दी नीचे से, है ना। तो इसमें क्या होंगे, कुछ बबल्स की फॉर्म में कुछ बुलबुले बाहर निकलेंगे। वो क्या निकल रहे होते हैं, जो उसके अंदर गैस डिजोल्व थी वो निकल रही होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये एक्सपेंड कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स एक्सपेंड करके बाहर निकल जाते हैं और अपना H2O छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन सॉलिड में अलग रहता है, सॉलिड में कलाकारी क्या है, अच्छा गैस जल्दी एक्सपेंड करती है पानी के कंपैरिजन में। इसका बहुत साइंटिफिक फैक्ट देखो, अच्छे से समझ लेना, ये कोई भी नहीं बताएगा भाई साहब, तुम यूट्यूब की और किसी वीडियो में भी ढूंढ लेना, अगर मेहनत से कहीं में मिल भी जाए तो मान जाऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हो गया। अब ये H2O विद NaCl, ठीक है। H2O विद NaCl में क्या है, अब हमारा NaCl सॉलिड है, ये लिक्विड है। अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सबसे पहले असर होगा लिक्विड पे, यहाँ पे था गैस और लिक्विड, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सबसे पहले असर हुआ था गैस पे, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल ज्यादा दूर दूर रहते हैं ना। ये मान लो सॉलिड, लिक्विड और गैस, टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहले असर होगा गैस पे, फिर होगा लिक्विड पे, फिर होगा सॉलिड, ठीक है। ऐसा एक सीरीज मान लो। अब क्या है, अगर जो पानी है वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले एक्सपेंड कर जाता है, पानी एक्सपेंड करने लग गया तो उसके अंदर और जगह बन गई बीच में, पार्टिकल के बीच में, तो NaCl और डिजोल्व होने लग गया। लेकिन ऊपर के केस में क्या हुआ था, पहले गैस एक्सपेंड करने लग गई, फैलने लग गई, तो वो क्या हुई, इसके अंदर फिट नहीं आई तो वो बाहर निकलने लग गई, एस्केप करने लग गई उसके अंदर से, ठीक है। तो वहां पे दोनों तरफ अलग अलग चीजें हैं। तो वहां पे गैस में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाने से, और सॉलिड एंड लिक्विड में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर है ना, सोडा वाटर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड करके अपन गैस डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है। और जैसे ही अगर उसका ढक्कन खोल दो तो फिर साउंड के साथ जो गैस निकलेगी, ठीक है, एकदम से, क्योंकि अपना क्या हो गया, प्रेशर उसमें रिलीज हो गया, तो इसलिए वो क्या, जो गैस डिजोल्व करी थी प्रेशर हाई करने की वजह से, वो उससे सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। बस वैसे तो ये चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और इसके अंदर रह गया है, वो है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या है, पहले तो फिजिकल की बात कर लेते, तो उसमें क्या है, कोई अपना नया सब्सटेंस कभी भी नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस, केमिकल में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। देख, इसका भी एक अच्छा 3D ऐसे केमिकल रिएक्शन दिखाओ, एक बढ़िया सी 3D मॉडल में एक अपने पास थी। लास्ट टॉपिक है बस ये, बस अब इसके बाद खत्म हो जाएगा रिएक्शन। सैंडविच, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे अगर मैं ब्रेड बढ़ा दूं और एक बटर लगा दिया, है ना, मक्खन लगा दिया, जो भी है इसमें चीज है, तो दो ब्रेड तो यूज हो गई, एक एक चीज के साथ एक सैंडविच बनाने में, और एक ब्रेड अलग से रह गई, है ना, बाय प्रोडक्ट लेफ्ट आउट रह गया। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी ब्रेड्स और सैंडविच के बीच में। अगर यही एक सैंडविच और बढ़ा दूं तो वो भी रह जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर एक ब्रेड और बढ़ा दूं तो क्या हो गया, दो सैंडविच बन गए, ठीक है। टोटल दो सैंडविच बन गए हमारे, है ना। एक तरीके से रिएक्शन समझने का एक बढ़िया तरीका है ना। अच्छा, अच्छा, ये देखो अपना रॉ मटेरियल अलग था, सिर्फ अगर कोई सैंडविच मांग रहा है तो सिर्फ उसको ब्रेड दे दो तो काम चल जाएगा क्या, नहीं ना, उसको सैंडविच चाहिए, मतलब विद उसके साथ चीज के साथ, तो जो हमारा बाय प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंडविच कहलाएगा, है ना। पहले वाला तो था नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें, है ना, इसमें क्या नया सब्सटेंस बन गया केमिकल रिएक्शन में, इसमें क्या फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब जैसे आइज है तो वो H2 आइज को मैं अगर केमिकल रिएक्शन में आइज है ना, या फिर वाटर है, या हमारा वाटर वेपर है, सबका फॉर्मूला मेरा H2O ही रहता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, बस उसका स्टेट चेंज हो गया, यहाँ पे ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये गैस है, बस, है ना। तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंज में कोई हमारा ज़्यादातर हीट लॉस भी नहीं होता, है ना, एनर्जी लॉस नहीं होता, ना एब्जॉर्ब होता है ना रिलीज होता है, केमिकल रिएक्शन में हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे अपना
मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज में आ जाएगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज में आ जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ द किसका वाटर वेपर का पानी में बदलना, ये हमारा फिजिकल चेंज है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये भी उसमें फिजिकल चेंज में आ गया, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज द फिजिकल चेंज, ठीक है, कि जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो भी हमारा क्या है, फिजिकल चेंज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सब्सटेंस थोड़ी बदल रहा, बस जो उसका बल्ब का जो अंदर से फिलामेंट था बस वो ग्लो करने लग गया, ऐसा थोड़ी हुआ कुछ नई चीज बनी। लाइट जो है वो उसकी एनर्जी है ना, तो वो बस रिलीज हो रही है उसके अंदर से। बाकी हमारा जो बल्ब है वो तो वही है, टंगस्टन का वायर उसके अंदर वो वही है, सेम है, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना, ऐसा नहीं है बल्ब जलाते ही उसके अंदर से कुछ अलग ही चीज बन गई हो, बल्ब का पराठा बन गया हो, है ना, ऐसा थोड़ी जो है वो है। केमिकल रिएक्शन में क्या है कि बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन रहा होगा, ठीक है। कि केमिकल रिएक्शन की भी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम रिबन है, अगर मैं उसको बर्न करता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मतलब वो पाउडर की फॉर्म में बन जाएगा, है ना, इसलिए तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट कुछ था बना कुछ, है ना, तो ये हो गया चेंजेस, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ पेपर, है ना, कि भाई पेपर को आग जला दो, तो पेपर पहले था, जलने के बाद क्या बन गया, ऐश बन गया, तो ये अलग चीज हो गया, ठीक है। ऐसे ये सारे क्या है हमारे केमिकल चेंजेस में आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, और ये क्या है ज्यादातर परमानेंट चेंज होते हैं, केमिकल चेंजेस सारे क्या होते हैं, परमानेंट रहते हैं, इस जगह वहां पे है नहीं फिजिकल केमिकल, ठीक, ये क्या है, परमानेंट है, ये रिवर्सिबल भी हो जाते हैं कई बार, तो ये पानी से बर्फ बना दी, बर्फ से पानी भी कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे ये टेम्पररी भी है, भाई कभी पानी बना बर्फ बना दिया वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, परमानेंट थोड़ी है, थोड़ा उसको बाहर रख दो धूप में वापस से चेंज हो गया, ये ज्यादातर इरिवर्सिबल रहते हैं, ऐसा था ये पॉइंट, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, है ना, इरिवर्सिबल। अच्छा और क्या है कि जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है, बाकी हीट वगैरह जो भी है एब्जॉर्ब या फिर अपना जो भी है केमिकल रिएक्शन के समय पे रिलीज आउट होती है, लेकिन फिजिकल चेंज के समय में कोई हीट रिलीज आउट या मतलब कोई भी चेंज इन एनर्जी नहीं हो सकता, मतलब, है ना, समझे ना, एनर्जी नाइदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड, ठीक है, इसमें एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या रिलीज हो रही होगी, ठीक है, सेम पॉइंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, है ना, तो उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है, न्यू प्रॉपर्टी विद न्यू प्रॉपर्टी, कि जैसे अगर H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O, है ना, अब इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन करा, केमिकल सब्सटेंस क्या बन गया हमारा, पानी बन गया, ना उसके पास प्रॉपर्टी होगी H2 की, ना उसके पास प्रॉपर्टी है O2 की, ये कंबस्टिबल सपोर्टर है, ये आग बुझाने का काम कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टी बदलती नहीं है, वो जो है वही है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा खत्म हो गया है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। बाकी अच्छा अभी इसका एक थर्ड पार्ट और रह गया है, अभी उसमें सेपरेशन वगैरह रह गया है अपना, ठीक है, तो सेपरेशन वाला पार्ट अब बाद में बनेगा, ठीक है, वो भी जो है जल्द से जल्द आ जाएगा, और थर्ड पार्ट, ठीक है, तो उसको भी देख लेना सेपरेशन वाला, उसके लिए भी मेरे पास अच्छी अच्छी चीजें है, सेपरेशन के लिए भी 3D मॉडल वगैरह बढ़िया है इसके अंदर, है ना, फिल्टर पेपर वगैरह भी है, सेपरेटिंग फनल भी है, क्या कैसे काम करता है, ये सब चीजें भी है ना, सब दिखा दूंगा इसके अंदर।